हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में म्यूटा रोटेशन क्या है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और ग्लूकोज के दो फॉर्म पढ़े थे, अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज एंड बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज। उनका स्ट्रक्चर भी हम लोगों ने सीखा था और म्यूटा रोटेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग ग्लूकोज के चेयर फॉर्म के बारे में पढ़ते हैं, चेयर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। इसके लिए हमें हार्वर्ड प्रोजेक्शन को ड्रॉ करना होगा, तो मैंने यहाँ आपको यहाँ दिखाया है। तो आप यहाँ देखिए, ये OH राइट साइड है तो ये अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज, OH लेफ्ट साइड है तो ये बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज। आपने इसके बारे में पढ़ रखा है। नेक्स्ट, अब इसे हम लोग हार्वर्ड प्रोजेक्शन में मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, आप देखिए। तो ये अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज है, ये अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज है। तो यहाँ 1 2 3 4 5 कार्बन है। चलिए 1 2, तो यहाँ से जो एक कार्बन आइटम है वो तो पायरानोज, वो ऑक्सीजन के साथ में अटैच है। देखिए 5 नंबर और 1 नंबर, तो 1 नंबर 5 नंबर यहाँ अटैच है, ठीक है राइट। अब आ जाइए 2, तो ये 2 नंबर में लेफ्ट साइड H है, यहाँ H आया, राइट साइड OH है, यहाँ OH आया। फिर देखिए लेफ्ट साइड क्या है, OH है, तो यहाँ OH लिखिए, OH, राइट साइड H, यहाँ H होंगे, इसको ठीक से लिख देगा H, ठीक है। दूसरे नंबर पे आ गया, ठीक है। एक नंबर में HOH, ठीक है। दूसरे नंबर में HOH, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में H ही है, H और OH, ठीक है राइट, OH हो गया। तीसरे नंबर में OH और नीचे में H होंगे, ये H हो गया। फिर ये फोर्थ नंबर में आ जाइए, लेफ्ट साइड H, राइट साइड OH, यहाँ OH। नेक्स्ट अब देखिए फिफ्थ नंबर में यहाँ आ गया, तो ये जो बल्कि ग्रुप है वो हमेशा ऊपर में रहेंगे, CH2OH और यहाँ H। ये हो गया अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज। नेक्स्ट आप इसको देखिए, यहाँ से ये लेफ्ट साइड OH, राइट साइड H, ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, ये 5 नंबर, राइट। चलिए अब यहाँ सब आप देख लीजिए, 2 नंबर में लेफ्ट साइड H, यहाँ H, यहाँ OH, ठीक है। फिर यहाँ देखिए लेफ्ट साइड OH। इन सभी में तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा ना, केवल इसी में चेंजिंग आ रहा था, लेफ्ट साइड और राइट साइड में, तो H। और यहाँ फिर देखिए H OH और यहाँ CH2OH एंड H, तो ये हो गया बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज। अब इन दोनों को हम लोग इन सभी को चेयर फॉर्म में लिखते हैं, तो चलिए चेयर फॉर्म में लिखते हैं। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों ग्लूकोज में से कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, उसको पहले डिसाइड करना है। तो चलिए स्टेबिलिटी ऑफ ग्लूकोज देखते हैं कि अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज, बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज में कौन ज़्यादा स्टेबल है। इसको पहले हम लोग स्टडी करते हैं। अब यहाँ से देखते हैं चेयर फॉर्म, चेयर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, चेयर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। एक्सियल, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल एक्सियल, इस तरह के। नेक्स्ट देखिए, अभी आप देख रहे हैं जो लेफ्ट साइड होंगे वो इक्वेटोरियल होंगे और राइट साइड एक्सियल। चलिए लेफ्ट और राइट हम लोग लिख करके चलते हैं। तो यहाँ देखिए ये ऑक्सीजन थे, ठीक है, यहाँ से ये 1 चलते हैं, ये 1 2 3 4, ये 5, यहाँ भी 1 2 3 4 5। अब यहाँ से देखिए, तो लेफ्ट साइड इक्वेटोरियल, तो H ये ऊपर हो जाएंगे, देखिए अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज हो जाएगी, ठीक है।
लेफ्ट साइड इक्विटोरियल, राइट साइड एक्सिल, तो अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज। तो अल्फा डी में OH जो है वो राइट साइड होंगे, अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ देखिए, चलिए लेफ्ट साइड, ये राइट साइड था अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज, लेफ्ट साइड, चलिए यहाँ से देखिए। तो यहाँ से अब हम लोग लिखते हैं, तो ये लेफ्ट साइड H है, ये OH है, तो यहाँ H और ये OH। नेक्स्ट देखिए, और बाकी सब तो सेम ही रहेंगे, ये सभी सारे सेम है, देखिए इन सभी में सारे सेम है, केवल इसी में डिफरेंसेस है। और इसमें ये होंगे OH और ये H, और बाकी सब सेम कॉन्फ़िगरेशन होंगे सभी के। जैसा एक में कॉन्फ़िगरेशन है उसी तरह दूसरे में भी कॉन्फ़िगरेशन होंगे। नेक्स्ट देखिए, ये जो 1 नंबर कार्बन एटम्स है, ये OH, यहाँ OH। अब आप देखिए, ये अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज, बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज, ठीक है। अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज और बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज में आप देखिए, ये अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज है, ठीक है। ये अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज और ये बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज। तो आप देखिए, ये अल्फा डी में ये जो OH है वह इक्विटोरियल पोजीशंस में है, ये इक्विटोरियल पोजीशन में है, और ये एक्सियल पोजीशन में है। तो ये एक्सियल और ये इक्विटोरियल पोजीशन। और आपको पता है कि जब कोई ग्रुप और वो बल्कि ग्रुप इक्विटोरियल में प्रेजेंट होता है तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है, यानी इन दोनों में आप देखेंगे तो दिस वन इज मोर स्टेबल और दिस वन इज लेस स्टेबल। तो ये मोर स्टेबल होगा, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर। दिस वन इज मोर स्टेबल, दिस वन इज लेस स्टेबल। नेक्स्ट अब हम लोग सीखते हैं एनोमेरिक कार्बन क्या होता है, पहले उसको सीखते हैं। एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन। तो एनोमेरिक कार्बन जैसे देखिए, एनोमेरिक कार्बन वह कार्बन आइटम्स, अच्छा देखिए पहले एनोमेरिक कार्बन सीखेंगे, और इसके लिए हम लोगों को सीखना पड़ेगा एसीटल और हेमी एसीटल, एसीटल एंड हेमी एसीटल, एंड हेमी एसीटल, ये दो यहाँ पर बातें सीखेंगे। हम एनोमेरिक कार्बन सीखेंगे, एनोमर सीखेंगे, एनोमेरिक कार्बन सीखेंगे, एनोमर सीखेंगे, फिर एसीटल एंड हेमी एसीटल कार्बन क्या होता है उसको सीखेंगे। कार्बन, इतनी बातों को ध्यान से सीखेंगे, ये इससे बहुत ही क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये सीखते हैं कि एसीटल और हेमी एसीटल क्या होता है, ये पहले हम लोग देखते हैं। तो हेमी एसीटल और एसीटल क्या होते हैं, जैसे एक कार्बन आइटम से हमारे पास, इसके साथ इसकी 4 वैलेंसी होगी, तो एक वैलेंसी R से, दूसरी वैलेंसी H से, एक वैलेंसी OH से, और चौथी वैलेंसी OR से यदि सेटिस्फाइड हो, यानी एक कार्बन की जो 4 वैलेंसी होती है वो एक OR से, दूसरा OH से, तीसरा H से, चौथा R से सेटिस्फाइड हो, तो इस कार्बन आइटम्स को हेमी एसीटल कार्बन कहते हैं। हेमी एसीटल कार्बन, ऐसा करते हैं, हेमी एसीटल कार्बन। अब यदि ये ऐसा हो, COR, दो वैलेंसी इसकी OR से सेटिस्फाइड हो, R से, इसको बोलते हैं एसीटल कार्बन, एसीटल कार्बन, ऐसा कहते हैं, ठीक है।
तो एक हो गया हेमी एसिटल कार्बन और दूसरा हो गया एसिटल कार्बन। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस स्ट्रक्चर पे कंसीडर करते हैं। ठीक है, इस साइन को मैं हटा देता हूँ। तो इन दो स्ट्रक्चर में आप देखिए, इस कार्बन को आप देखिए, ये जो कार्बन आइटम है इससे एक OH है, देखिए OH, एक इधर आइए O और ये कार्बन है R है, OR है। ठीक है, अब इसे देखिए एक H है और इधर फिर क्या R है, यानी ये जो कार्बन आइटम है, ये वाली जो कार्बन है और इसमें भी जो ये वाली जो कार्बन है, दोनों हेमी एसिटल कार्बन है। तो ये और ये दोनों, ये जो कार्बन आइटम है, दिस वन इज हेमी एसिटल कार्बन, हेमी एसिटल कार्बन, ये हेमी एसिटल कार्बन है और यह भी हेमी एसिटल कार्बन है, हेमी एसिटल कार्बन। देखिए ध्यान से देखिए, हमने सीखा है हेमी एसिटल कार्बन, यदि एक कार्बन की दो वैलेंसी OR OH से हो, तो यहाँ पे देखिए OH और इधर OR से है, एक वैलेंसी H से, दूसरी वैलेंसी देखिए H से और एक वैलेंसी R, इधर R से सेटिस्फाइड है, तो ये हेमी एसिटल कार्बन है और ये भी हेमी एसिटल कार्बन है। तो ये अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज और बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज, ये दो ऐसे कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जिसमें ये जो हेमी एसिटल कार्बन है, अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज और बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज में, ये हेमी एसिटल कार्बन के अलोंग इसके कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, बाकी सब के सब सेम। तो कोई ऐसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो, ठीक है, जिनका कॉन्फ़िगरेशन हेमी एसिटल कार्बन के अलोंग डिफरेंट हो, बाकी मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम हो, प्रॉपर्टीज मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम हो, फंक्शनल ग्रुप सेम हो, स्ट्रक्चर सेम हो, एवरीथिंग इज सेम हो, लेकिन एनोमेरिक कार्बन एटम के अलोंग कॉन्फ़िगरेशन हेमी एसिटल कार्बन के अलोंग कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो, तो वो ऐसे ही दोनों कंपाउंड्स को एक दूसरे का एनोमर्स कहते हैं। और अभी हम लोगों ने देखा कि अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज और बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज दोनों एक रोटेशन में होते हैं, दोनों इक्विलिब्रियम में अटेन करते हैं, तो दोनों एक और दोनों को कहते हैं क्या, एनोमर कहते हैं, क्योंकि हेमी एसिटल और एसिटल कार्बन के अलोंग यदि कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होते हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, तो वो एक दूसरे का एनोमर कहलाता है। तो ये दोनों एक दूसरे का एनोमर है, लेकिन दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। तो दिस प्रोसेस, कन्वर्जन ऑफ द प्रोसेस ऑफ अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज इंटू बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज, बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज इंटू अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज कंटिन्यूअसली, दिस इज कॉल्ड एनोमेराइजेशन। तो द फॉर्मेशन ऑफ एनोमर्स इज कॉल्ड एनोमेराइजेशन। और हम लोगों ने भी पढ़ा था स्पेसिफिक, ये म्यूटा रोटेशन, तो स्पेसिफिक जो चेंज इसमें हो रहा है ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू अल्फा, दैट इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। तो ये दोनों कंपाउंड्स एक दूसरे के क्या हो गए, एनोमर्स हो गए। लेकिन ये एनोमर्स हुए क्यों, तो ये जो कार्बन एटम जो हो गए, जिसके कारण जिसके अलोंग कॉन्फ़िगरेशन इनके डिफरेंट थे, दिस वन इज कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन। तो ये क्या कहलाएंगे, एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन। यहाँ पर ये भी ये क्या होंगे, एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन ऐसे होंगे। तो एनोमेरिक कार्बन एटम्स के अलोंग यदि कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो, तो बोथ आर एनोमर्स टू ईच अदर, और इस कार्बन को एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। तो ये हो गए आपके एनोमर्स क्या है, एनोमेरिक कार्बन क्या है, ठीक है, और एनोमेराइजेशन क्या होते हैं। इतनी बात को आप लोगों ने ये समझा। नेक्स्ट एक है एनोमेरिक इफेक्ट। तो चलिए एनोमेरिक इफेक्ट में हम लोग देखते हैं क्या होता है। एनोमेरिक इफेक्ट,
अब हम लोग ये सीखते हैं कि एनोमेरिक इफेक्ट क्या होता है। एनोमेरिक इफेक्ट, एनोमेरिक इफेक्ट, एनोमेरिक इफेक्ट में क्या करते हैं, इसे जो हमें अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज है या बीटा डी ग्लूकोपायरानोज है, उनमें से किसी एक को रिएक्शन कराते हैं अल्कोहल के साथ। देखिएगा, मान लेते हैं ये हमने इथाइल अल्कोहल ले लिया, तो सबसे पहले प्रोटोनेशन होगा, H प्लस यहाँ आएगा और ये ऐसा बना लेगा। ठीक है, इन सभी को मैं छोड़ देता हूँ। अब देखो ये क्या होगा, तो यहाँ पर ये ऐसे हो जाएंगे, वो H H और यहाँ H, इसी को मैं केवल दिखा रहा हूँ अभी, और यहाँ पॉजिटिव, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। तो अब ये कैसे बन जाएंगे, ये ऐसे हो जाएंगे, ऐसे। और ये हाइड्रोजन है, यहाँ प्लस चार्ज हो जाएंगे। अब ये क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। तो जब ये sp2 हाइब्रिडाइज हो गया, तो नेक्स्ट स्टेप में ये जो C2H5O माइनस है, वो भाई इसमें दो तरह से अटैक कर सकता है। ठीक है, एक वन साइड से और दूसरा अपोजिट साइड से, दो साइड से अटैक कर सकता है, क्योंकि ये प्लानर हो गया। तो जब ये प्लानर हो गया, तो एक बार में ये एक्सियल में चला जाएगा, एक बार ये इक्वेटोरियल में चला जाएगा। तो देखिए इसकी क्या दो सिचुएशंस होंगी, उसको मैं दिखा रहा हूँ। ऐसा, तो एक बार में आप देखिए C2H5 यहाँ O हो जाएगा, यहाँ O, ठीक है, और ये यहाँ हाइड्रोजन हो गए, ठीक है, और दूसरे वाली सिचुएशन में ऐसे हो जाएंगे, यहाँ होंगे C2H5 O, ठीक है, यहाँ H होंगे। अब आप यहाँ देखिएगा, हम लोगों ने ये सीखा है कि जो इक्वेटोरियल वाले पोजीशन में, ये इक्वेटोरियल है और ये एक्सियल है। तो इक्वेटोरियल वाले पोजीशंस में जब कोई बल्की ग्रुप प्रेजेंट होता है तो वो मोर स्टेबल होता है। लेकिन देखिए ये जो ऑक्सीजन आइटम है, ये ऑक्सीजन है, दोनों काफ़ी के क्लोज आ गए, तो ये दोनों में रिपल्सन होता है। लेकिन यहाँ पर ये जो रिपल्सन है वो कम होता है, ये एक्सियल वाले पोजीशंस में। तो यहाँ रिपल्सन कम होता है, यहाँ रिपल्सन ज़्यादा होता है। तो अकॉर्डिंग टू रूल एक्सियल वाले ज़्यादा होने चाहिए स्टेबल। लेकिन ये जो कार्बन एटम है, ये दोनों एनोमेरिक कार्बन एटम है, हेमी एसिटल कार्बन एटम है, और इसके अलोंग ये रिएक्शंस हुआ, और ये कैसे कार्बन एटम है, इसी को एनोमेरिक कार्बन हम लोग कहते हैं, एनोमेरिक कार्बन। और इस एनोमेरिक कार्बन होने के कारण ये यहाँ पर क्या हो गया कि जो बल्की ग्रुप आ गए, तो दोनों में रिपल्सन ज़्यादा होना, तो अस्टेबल होना चाहिए था इसको, ठीक है, लेकिन अब स्टेबल हो रहा है ये। तो यहाँ पर ये जो इसके स्टेबिलिटी जो गड़बड़ हो गई यहाँ से, ठीक है, होना चाहिए था यहाँ से स्टेबल, अकॉर्डिंग टू रूल इक्वेटोरियल वाले ज़्यादा स्टेबल होने चाहिए था, लेकिन ये एक्सियल वाले ज़्यादा स्टेबल हो रहे हैं। तो ये किसके कारण हो रहा है, इसलिए कि यहाँ एनोमेरिक कार्बन एटम के लॉन्ग ये रिएक्शंस हो रहे हैं। सो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एनोमेरिक इफेक्ट, एनोमेरिक इफेक्ट। और इस इफेक्ट को हम लोग एनोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। यानी एनोमेरिक इफेक्ट क्या होगा कि ये स्टेबिलिटी होने चाहिए थी ज़्यादा, लेकिन एनोमेरिक इफेक्ट के कारण इसकी स्टेबिलिटी घट गई और इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक्स टू ऑल।